नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम 24 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिए एवं अपने दोस्तों तक और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है कैप वर्दे को। WHO ने कैप वर्दे को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। कैप वर्दे वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद अफ्रीकी क्षेत्र का तीसरा देश मलेरिया मुक्त घोषित बन गया है। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा देश बन गया है जो मलेरिया मुक्त हुआ है। वर्तमान में WHO ने 43 देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र प्रदान किया है या मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो भारत की बात करें तो क्या भारत मलेरिया मुक्त है? तो भारत को WHO ने मलेरिया मुक्त अभी तक घोषित नहीं किया है। WHO द्वारा किसी देश को मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब कम से कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम दर्शाता है। ठीक है, तो लगातार 3 वर्ष तक मलेरिया अगर नहीं फैलता है तो उसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया जाता है WHO के द्वारा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है और उसके पश्चिम में स्थित है एक द्वीपीय देश है कैप वर्दे। ठीक है, तो इसको जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ICC की 2023 के लिए वर्ष की महिला T20 टीमों में भारत की एकमात्र खिलाड़ी शामिल हुई हैं। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की संस्था है ICC, तो उसने महिला एवं पुरुषों की T20 की अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम 2023 के लिए बनाई है। ठीक है, तो इसमें एकमात्र खिलाड़ी भारत की दीप्ति शर्मा शामिल हुई हैं। ICC ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देते हुए 2023 के लिए वर्ष की पुरुष और महिला T20 टीमों की घोषणा की है। ठीक है, तो केवल हम भारत के खिलाड़ियों को देखेंगे कि कौन कौन शामिल रहे हैं। तो ICC पुरुष T20I टीम ऑफ द ईयर 2023 में शामिल भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो सूर्य कुमार यादव इस टीम में शामिल हुए हैं और उनके पास इसकी कप्तानी है। ठीक है, और दूसरे खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई बॉलर हैं, अर्शदीप सिंह भी बॉलर हैं। ठीक है, तो पुरुष टीम में भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जबकि ICC महिला T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में शामिल भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा शामिल हुई हैं। ठीक है, और इसकी महिला टीम की कप्तानी जो है वो श्रीलंका के खिलाड़ी चमारी अथापत्तू को दी गई है। ठीक है, तो इनको महिला टीम की कप्तानी दी गई है। हाल ही में भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में आयोजित की गई है। ठीक है, तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने 22 जनवरी 2024 को भारत और नाइजीरिया के संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक में भाग लिया है। यह बैठक नाइजीरिया के अबुजा में आयोजित की गई है। 6ठी संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता डॉक्टर S जयशंकर और उनके नाइजीरियाई समकक्ष या नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ मैतामा तुंगर ने की है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ये बैठक हुई है। नाइजीरिया की बात करें तो इसकी राजधानी अबुजा है और मुद्रा यहाँ की नायरा, नाइजीरियन नायरा यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू। ठीक है, और ये भारत में हुई G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आए थे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो इसका लक्ष्य है 40 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता हासिल करना। प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने के लिए 22 जनवरी को एक बैठक में भाग लिया। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 40 गीगावाट छत सौर क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ये एक नई पहल की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार दिसंबर 2023 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है, तो जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है, जबकि जो छत पर सौर ऊर्जा के लिए जो पैनल लगाए गए हैं उसके माध्यम से अब तक केवल 11.08 गीगावाट क्षमता ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, और इस लक्ष्य को बढ़ा करके हमें 40 गीगावाट तक ले जाना है और यही सूर्योदय योजना का लक्ष्य है। सौर क्षमता के मामले में बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पर है जिसमें 18.7 गीगावाट की क्षमता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, 10.5 गीगावाट की क्षमता यहाँ पर है
और छत पर सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है गुजरात और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम या योजना की बात करें तो ये योजना 2014 में शुरू करी गई थी आवासीय क्षेत्रों में भारत की छत सौर क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, और इस कार्यक्रम का लक्ष्य था मार्च 2026 तक 40 गीगावाट की छत सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल करना। ठीक है, तो ये 2014 में शुरू करी गई थी और इसके पहले चरण में कुछ ज़्यादा विशेष सफलता नहीं मिली थी। तो अब इसके दूसरे चरण के तहत 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने इसके दूसरे चरण को शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है कंपाला में। तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन 20 से 23 जनवरी तक युगांडा के कंपाला में किसी को पीछे न छोड़ना विषय के साथ आयोजित किया गया है। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। साउथ समिट की बात करें या दक्षिण शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये G77 समूह का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक निकाय है। ठीक है, G77 समूह क्या है? तो ये 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो जो 77 विकासशील या इन्हें दक्षिण समूह के देश भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों दक्षिण समूह के देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़्यादातर जो है जो भूमध्य रेखा है उसके दक्षिण में स्थित देश हैं। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है दक्षिण देशों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जो G77 या G77 समूह है उसमें वर्तमान में 134 देश शामिल हैं। ठीक है, जिनमें भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि भी शामिल हैं। समय के साथ 77 सदस्यों की संख्या बढ़कर 134 तक पहुंच गई है। इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इसके मूल नाम को बरकरार रखा गया है। यानी कि जो शुरुआत में जो G77 इसका नाम था वो इसके 77 सदस्यों के कारण था। ठीक है, लेकिन सदस्यों की संख्या अब इसमें 134 हो गई है, लेकिन इसके जो मूल नाम था उसको अभी भी रखा गया है। ठीक है, तो इसको जो है सदस्यों की संख्या के आधार पर नाम परिवर्तित नहीं किया गया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो ये जीती है मान सिंह ने। भारत के मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ यह पदक जीता है और वे ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इनसे पहले 2017 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब पहले भारतीय पुरुष गोपी थोनाकल ने जीता था। ठीक है, उन्होंने चीन के डोगगुआन में 2 घंटे 15 मिनट 48 सेकंड का समय निकाल करके 2017 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो जो गोपी थोनाकल हैं उन्होंने 2017 में जीत करके पहले भारतीय बने थे और अब मान सिंह दूसरे भारतीय बने हैं। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसका पूरा नाम है योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन 2024। ठीक है, तो ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता है और इसका आयोजन 16 से 21 जनवरी तक नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में किया गया है। और इसमें हमारे लिए जो विशेष बात है याद रखने वाली वो ये है। ठीक है, तो इसमें पुरुष एकल के विजेता को याद रखेंगे और महिला एकल के विजेता को, और जो भारतीय जोड़ी फाइनल में हारी है पुरुष युगल के तो उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो पुरुष एकल किसने जीता है? तो CU QE जो चीन की खिलाड़ी है उन्होंने जीता है, जबकि महिला एकल ताई तुजू यंग ने जीता है जो चीनी ताइपे की खिलाड़ी है। जबकि पुरुष युगल में कांग और शियो की जोड़ी ने, जो दक्षिण कोरिया की जोड़ी है, इन्होंने भारत के साई सात्विक राजन रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की रेड्डी को फाइनल में हरा करके पुरुष युगल का खिताब जीता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे यूपी गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। उपरोक्त दोनों यानी डॉक्टर रितु और नवीन तिवारी, इन दोनों को ही उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 प्रतिष्ठित हस्तियों, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान देने की घोषणा की है। वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करीधल श्रीवास्तव लखनऊ की रहने वाली हैं और उन्होंने भारत के चंद्रयान मिशन और मंगलयान मिशन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जबकि कानपुर के रहने वाले नवीन तिवारी ने 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं और वे भारत को अपना पहला यूनिकॉर्न देने वाले व्यक्ति भी थे। ठीक है, अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं।
तो जिसमें पहली खबर है अभ्यास खंजर या एक्सरसाइज खंजर। तो ये भारत और किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल का अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलो में आरंभ हुआ है या शुरू हुआ है और इसका आयोजन 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। अगली खबर है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन एक पुस्तक है तो इसका विमोचन किया है। इसमें कट्टरता और सत्ता के भूखे तत्वों के खिलाफ लाचित के प्रतिरोध की प्रेरक कहानियों को रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो सिंपली पुस्तक का नाम याद रखिए। अगली एक्सरसाइज है अभ्यास चक्रवात। तो ये अभ्यास भारत और मिस्र के संयुक्त विशेष बल के बीच इसका दूसरा संस्करण 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक चलेगा और ये मिस्र के अंसास में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो जो चक्रवात है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो मिस्र में आयोजित किया जा रहा है और ये भारत और मिस्र के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगली खबर है केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने के लिए अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज लोग सीख पाएँ और ये केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। अगली खबर है स्विट्जरलैंड और भारत ने 16 साल की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार मुक्त व्यापार समझौते पर मोहर लगा दी है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड और भारत के बीच FTA एग्रीमेंट हो गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हमें मदद मिले और इसी तरीके के वीडियोस लाने के लिए हमें हौसला मिले। धन्यवाद।